नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 20वीं शताब्दी की कला, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, दादावाद तथा भाववाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घनवाद से, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबिज्म। 20वीं शताब्दी की समस्त अमूर्त कला का जनक किस शैली को माना जाता है? तो घनवाद को 20वीं सदी की समस्त अमूर्त कला का जनक माना जाता है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, इस चित्र को पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया है, जिसका शीर्षक है गर्ल विद अ मेडोलिन, जिसको फैनी टेलियर के नाम से भी जाना जाता है। कैनवास पर तेल रंग से इसको बनाया गया है। इसका जो आकार है वो है 100.3 गुणा 73.6 सेंटीमीटर। आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में ये सुरक्षित है और इसका समय है 1910 ईस्वी। घनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो पेरिस में घनवाद का जन्म हुआ था। घनवाद का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में पेरिस में घनवाद का जन्म हुआ था। अंग्रेजी कला इतिहासकार डगलस कूपर ने अपनी पुस्तक द क्यूबिस्ट ईपक में क्यूबिज्म के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो 3 चरणों का उल्लेख क्यूबिज्म के किया है। अंग्रेजी कला इतिहासकार डगलस कूपर ने अपनी पुस्तक द क्यूबिस्ट ईपक में 1908 ईस्वी में क्यूबिज्म घनवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रांसीसी कला समीक्षक लुई बाक्सेलस ने घनवाद शब्द या क्यूबिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1908 ईस्वी में किया था। घनवाद का प्रवर्तक था तो पिकासो को घनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। पिकासो के अलावा ब्रॉक को भी घनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। जैसे भी आपके ऑप्शन में आए उस हिसाब से आप लगा देंगे। अगर आपके ऑप्शन में ब्रॉक आता है तो आप ब्रॉक लगाएंगे, अगर आपके ऑप्शन में पिकासो आता है तो आप पिकासो लगाएंगे, और दोनों आते हैं तब आप पिकासो को ही प्रेफरेंस देंगे। घनवाद के प्रवर्तक थे, देखिए यहाँ आ गया, पिकासो एवं ब्रॉक दोनों को घनवाद के प्रवर्तक माना जाता है। पाब्लो पिकासो किससे संबंधित हैं? घनवाद से। पाब्लो पिकासो जो हैं वो घनवाद से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था, तो ये थे पिकासो। पिकासो जो थे वो 20वीं शताब्दी के महान चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। पिकासो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1881 ईस्वी को स्पेन के मलागा गांव में इनका जन्म हुआ था। 25 अक्टूबर 1881 ईस्वी को स्पेन के मलागा गांव में पिकासो का जन्म हुआ था। घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? तो ये है पिकासो का। इस चित्र का नाम क्या है? आविन्यो की स्त्रियां। पिकासो का जो चित्र है आविन्यो की स्त्रियां, वो घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है आविन्यो की स्त्रियां, लेस डेमोसेलीज द आविन्यो। लेस डेमोसेलीज द आविन्यो के चित्रकार का नाम बताइए? तो ये है पिकासो। पिकासो द्वारा चित्रित आविन्यो की स्त्रियां, लेस डेमोसेलीज द आविन्यो और द यंग लेडीज ऑफ आविन्यो एंड ओरिजिनली टाइटल्ड द बोर्डल ऑफ आविन्यो, ऑयल ऑन कैनवास चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में आविन्यो की स्त्रियां शीर्षक का जो चित्र है जो पिकासो के द्वारा बनाया गया है वो सुरक्षित है। पाब्लो पिकासो का 1909 से 1910 ईस्वी का डांस अनफोर्टेल सीटेड न्यूड फेम न्यू एसेज कैनवास पर तैल चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में। पिकासो का जो चित्र है डांस अनफोर्टेल जो 1909 से 1910 ईस्वी में इन्होंने बनाया था, ये टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में सुरक्षित है। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो 20वीं शताब्दी में 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की उम्र में 20वीं शताब्दी में पिकासो की मृत्यु हुई थी। कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? तो अमूर्तन शैली के लिए पाब्लो पिकासो प्रख्यात हैं। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी अफ्रीकी चित्रों से। अफ्रीकी चित्रों से पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी। पाब्लो पिकासो की किस कला में गहरी रुचि थी? तो प्रिमिटिव कला में पाब्लो पिकासो की गहरी रुचि देखने को मिलती है। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो पिकासो अपने पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध हैं। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? तो ये कही जाती है पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो की नीली एवं गुलाबी अवधि कही जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्तिचित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया? तो पिकासो के द्वारा भित्तिचित्र शांति को बनाया गया था। 3 संगीतज्ञ
थ्री म्यूजिशियन 1921 ईस्वी म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है पिकासो की। पिकासो की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका शीर्षक है तीन संगीतज्ञ, 1921 ईस्वी में इन्होंने इसको बनाया था। ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। कौन से दो कलाकारों ने ज्योमितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया था? तो ये हैं पिकासो एवं ब्राक। पिकासो एवं ब्राक जो हैं इन्होंने अपने चित्रों में ज्योमितीय चलन तथा चमकदार रंगों तथा एवं तकनीकी का समावेश किया था। प्रसिद्ध चित्र गवेर्निका को किसने चित्रित किया था? तो ये किया था पिकासो ने। इसको शायद सभी जानते होंगे क्योंकि इतना फेमस चित्र है गवेर्निका जिसको पिकासो ने चित्रित किया था। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका किस शैली का है? तो ये है घनवादी, अति यथार्थवादी और अभिव्यंजनावादी शैली का। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग गवेर्निका 1937 ईस्वी में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है रेना सोफिया संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में। रेना सोफिया संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग गवेर्निका सुरक्षित है। कौन सा चित्र एक रंगीय योजना में चित्रित है जिसको मोनोक्रोम भी कहा जाता है? तो ये है गवेर्निका। पिकासो का जो गवेर्निका चित्र है वो एक रंगीय योजना में चित्रित है। प्रख्यात चित्र गवेर्निका किस माध्यम में चित्रित है? तो ये कैनवास पर तेल माध्यम में चित्रित है। पिकासो का जो चित्र है गवेर्निका उसको कैनवास पर तेल माध्यम में चित्रित किया गया है। पाब्लो पिकासो की वर्ष 1910 ईस्वी में मंडोलिन के साथ लड़की, गर्ल विद अ मंडोलिन और फैनी टेलियर आयल ऑन कैनवास पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में पिकासो का जो चित्र है मंडोलिन के साथ लड़की वो सुरक्षित है। पिकासो ने अपने किस चित्र के लिए कैनवास पर रेत के साथ तेल का प्रयोग किया था? तो ये किया था मेडोलिन एंड गिटार। मेडोलिन एंड गिटार चित्र के लिए पिकासो ने कैनवास पर रेत के साथ तेल का प्रयोग किया था। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं? तो ये देखते हैं घन और शंकु के रूप में। घन और शंकु के रूप में घनवादी जो हैं वो कला आकृतियों को देखते हैं। घन में कितनी सतह होती हैं? तो 6 सतह कुल घन में होती हैं। घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का घनवाद होता है। घनवाद का अंतिम चित्र 3 ऋतक 1925 ईस्वी में बनाया गया था। घनवाद का जो अंतिम चित्र है वो है 3 ऋतक जिसको 1925 ईस्वी में बनाया गया था। विवस्त्र स्त्री 1908 ईस्वी में बनाया गया चित्र किस घनवादी का है? तो ये है ब्राक का। ब्राक का जो चित्र है उसका शीर्षक है विवस्त्र स्त्रियाँ, 1908 ईस्वी में इसको बनाया गया था। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? तो ये है पिकासो की। पिकासो की जो मूर्ति है उसका शीर्षक है मुर्गा। कोलाज का आविष्कार किसने किया था? तो ब्राक ने कोलाज का आविष्कार किया था। एविग्नन सुंदरियाँ किसने चित्रित किया? तो ये किया था पिकासो ने। पिकासो का जो चित्र है उसका शीर्षक है एविग्नन सुंदरियाँ। एविग्नन सुंदरियाँ पिकासो ने चित्रित किया था। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? तो कुल 3 पक्ष परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें दिखाई देते हैं। घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? 3 तल एक दर्शक घन में देख पाता है। किसी घन की चित्रित ज्योमितीय आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं क्यूबिक या घनात्मक। किसी घन की चित्रित ज्योमितीय आकृतियों को क्यूबिक या घनात्मक कहते हैं। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो जॉर्ज ब्राक जो थे वो घनवाद से संबंधित थे। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने प्रयोग किया है ऑफसेट लिथोग्राफी का। ऑफसेट लिथोग्राफी का बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने प्रयोग किया है। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो ये थे पिकासो। पिकासो जो था उनका जो चित्र है उसका शीर्षक है द स्टूडियो। एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वफन किसने बनाई? तो ये बनाई थी पाब्लो पिकासो ने। पाब्लो पिकासो ने एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वफन को बनाया था। पिकासो ने मैन विद वायलिन की चित्रकारी कब की? तो 1912 ईस्वी में मैन विद वायलिन की चित्रकारी पिकासो ने की थी। बैत की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 ईस्वी घनवाद की प्रथम कोलाज कृति मानी जाती है पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो की जो कृति है बैत की कुर्सी पर वस्तु समूह जिसको 1912 ईस्वी में इन्होंने बनाया था,
घनवाद की प्रथम कोलाज कृति मानी जाती है। सेजान तथा एमिल बनोई के मध्य हुए पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया था, जिसके आधार पर घनवादी सिद्धांतों की स्थापना हुई? तो 1907 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था, जिसके आधार पर घनवादी सिद्धांतों की स्थापना हुई थी। कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में किस आंदोलन से प्रारंभ हुआ? तो श्लिष्ट घनवाद से कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में प्रारंभ हुआ था। कागज के टुकड़े को कैनवास अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से बनता है कोलाज। कोलाज जो बनता है वो कागज के किसी टुकड़े को कैनवास तथा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से बनता है। पिकासो ने कुल कितनी मूर्तियां बनाई थीं? तो 250 मूर्तियां पिकासो के द्वारा बनाई गई थीं। पिकासो की मूर्तियां कहाँ प्रदर्शित हुईं? तो 1949 ईस्वी में फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला प्रदर्शनी में पिकासो की मूर्तियां प्रदर्शित हुई थीं। 1949 ईस्वी में फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला प्रदर्शनी में पिकासो की मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया था। वर्ष 1909 ईस्वी की घनवाद की प्रथम मूर्ति कौन सी है? तो ये है पिकासो द्वारा निर्मित पीतल की हेड ऑफ वुमेन की मूर्ति। हेड ऑफ वुमेन की मूर्ति जो पिकासो द्वारा निर्मित की गई थी, इसको पीतल में निर्मित किया गया था। वर्ष 1909 ईस्वी की घनवाद की प्रथम मूर्ति मानी जाती है। द फोर लिटिल गर्ल्स किसके द्वारा लिखित एक फ्रेंच नाटक है, जिसे 1949 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था? तो ये है पाब्लो पिकासो का। घनवाद समाप्त हो गया, तो 1925 ईस्वी में घनवाद समाप्त हो गया था। घनवाद की जो अंतिम चित्र था वो था 3 रतक, जिसको 1925 ईस्वी में बनाया गया था। ये घनवाद का अंतिम चित्र था और इसी के साथ घनवाद की समाप्ति हो गई थी। किस घनवादी कलाकार ने 1924 ईस्वी में मशीन का नृत्य बैलेट मैकेनिक शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी? तो ये थे लेजे। लेजे ने 1924 ईस्वी में मशीन का नृत्य बैलेट मैकेनिक शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी। किसने कहा कि मैं शैली विहीन कलाकार हूँ? तो ये कहा था पिकासो ने। पिकासो का जो कथन है वो है मैं शैली विहीन कलाकार हूँ। टेस्टामेंट ऑफ आर्फियस 1960 ईस्वी फिल्म में किस कलाकार ने अपनी महती भूमिका निभाई थी? तो ये थे पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो ने टेस्टामेंट ऑफ आर्फियस 1960 ईस्वी में बनी फिल्म में भूमिका निभाई थी। अब आता है अभिव्यंजनावाद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सप्रेशनिज्म। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ हुआ था। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? तो जर्मनी के कलाकारों द्वारा अभिव्यंजनावाद की शुरुआत हुई थी। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, ये चित्र एडवर्ड मुंक के द्वारा बनाया गया है, जिसका शीर्षक है चीख द स्क्रीम। अभिव्यंजनावाद का प्रमुख कलाकार था, तो मुंक को अभिव्यंजनावाद का प्रमुख कलाकार माना जाता है। द स्क्रीम चीख किसने चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया था एडवर्ड मुंक ने। एडवर्ड मुंक ने चीख द स्क्रीम पेंटिंग के कितने संस्करण बनाए थे? तो 4 संस्करण मुंक ने अपनी पेंटिंग चीख के बनाए थे। प्रथम संस्करण वर्ष 1893 ईस्वी का कार्डबोर्ड पर पेस्टल, नेशनल गैलरी ओस्लो। वर्ष 1893 का ही कार्डबोर्ड पर टेम्परा, तेल, पेस्टल, नेशनल गैलरी ओस्लो, नॉर्वे। द्वितीय संस्करण वर्ष 1895 ईस्वी का लिथोग्राफ चित्र, नेशनल गैलरी ओस्लो, नॉर्वे। तृतीय संस्करण 1895 ईस्वी का कार्डबोर्ड पर पेस्टल। इसे सुथबी की नीलामी में $120 मिलियन में बेचा गया था। वर्तमान में यह लियोन ब्लैक के निजी संग्रहालय में सुरक्षित है। चतुर्थ संस्करण वर्ष 1910 ईस्वी का कार्डबोर्ड पर टेम्परा। वर्ष 2004 में मुंक संग्रहालय से इस पेंटिंग की चोरी हो गई थी। वर्ष 2006 में इसे बरामद किया गया। एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो एमिल नोल्डे संबंधित हैं जर्मन अभिव्यंजनावाद से। ब्लो राइडर किस कलाकार का है? तो ये है कांडिस्की का। कांडिस्की का जो प्रसिद्ध चित्र है उसका शीर्षक है ब्लो राइडर। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक हैं, तो कांडिस्की की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है स्पिरिचुअल इन आर्ट। ब्लू सर्कस वर्ष 1950 ईस्वी में बनाया गया चित्र किसने चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया था मार्क शगाल ने। मार्क शगाल का जो चित्र है ब्लू सर्कस, जिसको 1950 ईस्वी में इन्होंने चित्रित किया था। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया था? तो फ्रेंच मार्क ने ब्लू राइडर ग्रुप शीर्षक का एक चित्र चित्रित किया था।
अभिव्यंजनावादी कलाकार पॉल क्ली का जन्म वर्ष है 18 दिसंबर 1889। 18 दिसंबर 1889 अभिव्यंजनावादी कलाकार पॉल क्ली का जन्म वर्ष है। ट्विटरिंग मशीन, जो कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है, किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है पॉल क्ली का। पॉल क्ली के द्वारा बनाया गया चित्र ट्विटरिंग मशीन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। फ्रिडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? तो मैक्सिको कलाकार थी फ्रिडा कोहलो। फ्रिडा कोहलो जो थी वो मैक्सिकन कलाकार थी। वाउस आंदोलन उद्विकास हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में वीमर जर्मन में। वर्ष 1919 ईस्वी में वीमर जर्मन में वाउस आंदोलन का उद्विकास हुआ था। फ्रिडा कोहेलो किस वाद की चित्रकार थी? तो अति यथार्थवाद तथा जादुई यथार्थवाद की जो चित्रकार थी वो थी फ्रिडा कोहलो। मैक्सिकन कलाकार डिएगो रिवेरा किस लिए प्रसिद्ध थे? तो चित्रकार तथा भित्ति चित्रकार के रूप में मैक्सिकन कलाकार डिएगो रिवेरा प्रसिद्ध थे। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? तो अभिव्यंजनावाद से प्रस्तुतिकरण को जोड़ा जाता है। रेमन दुन्साविलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? तो ये बनी है कांसा में। कांसा में जो बनी है वो है हॉर्स शीर्षक की रेमन दुन्साविलो की मूर्ति। निम्नलिखित में कौन लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात हैं? तो ये हैं चुल्स चार्ट। चुल्स चार्ट जो हैं वो लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात हैं। किसे आधुनिक पोस्टर का जनक माना जाता है? तो चुल्स चार्ट को आधुनिक पोस्टर का जनक माना जाता है। फ्रेंच पेंटर और लिथोग्राफर चुल्स चार्ट संबंधित हैं आर्ट नोवो से। आर्ट नोवो से फ्रेंच पेंटर और लिथोग्राफर चुल्स चार्ट संबंधित हैं। अब आता है अति यथार्थवाद, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सरियलिज्म। अति यथार्थवाद का जन्म हुआ था तो 1920 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में अति यथार्थवाद का जन्म हुआ था। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं इसको सल्वाडोर डाली के द्वारा बनाया गया है, जिसका शीर्षक है स्मृति की निरंतरता। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अति यथार्थवाद का समय था 1920 से 1930 ईस्वी के मध्य। 1920 से 1930 ईस्वी के मध्य अति यथार्थवाद का समय माना जाता है। अति यथार्थवाद के प्रणेता थे तो फ्रेंच लेखक एवं कवि आंद्रे ब्रेतो जो थे वो अति यथार्थवाद के प्रणेता थे। अति यथार्थवाद सरियलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 18 मई 1917 ईस्वी को फ्रेंच कवि गिलोम एपोलिनेर ने अति यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अति यथार्थवाद को आंद्रे ब्रेतो ने किस रूप में परिभाषित किया? तो शुद्ध मानसिक स्वचालन के रूप में अति यथार्थवाद को आंद्रे ब्रेतो ने परिभाषित किया था। 1924 ईस्वी में अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र फर्स्ट सरियलिज्म मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था आंद्रे ब्रेतो ने। आंद्रे ब्रेतो ने 1924 ईस्वी में अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? तो ब्रेतो ने अति यथार्थवाद को विकसित किया था। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? तो ये थे सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली ने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना था। फ्राइड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? तो ये थे अति यथार्थवादी चित्र। अति यथार्थवादी चित्रों का फ्राइड के सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने विकास किया था। जलता हुआ जिराफ बर्निंग जिराफ चित्र किस चित्रकार का है? तो ये है डाली का। डाली का जो चित्र है उसका शीर्षक है जलता हुआ जिराफ। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? तो सल्वाडोर डाली को स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा चित्र सल्वाडोर डाली का है? तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो चित्र है वो सल्वाडोर डाली के द्वारा बनाया गया है। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो सल्वाडोर डाली के द्वारा बनाई गई पेंटिंग का शीर्षक है मेल्टिंग वॉच। गृह युद्ध की पूर्व सूचना तथा ईसा का कुशारोपण किसका चित्र है? तो ये है सल्वाडोर डाली के। सल्वाडोर डाली के जो चित्र हैं उनका शीर्षक है गृह युद्ध की पूर्व सूचना और दूसरा चित्र है ईसा का क्रूसारोपण। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो सल्वाडोर डाली की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक है ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ अ जीनियस। स्मृति की निरंतरता नामक प्रसिद्ध चित्र का चित्रकार है?
तो ये है सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली का जो चित्र है उसका शीर्षक है स्मृति की निरंतरता। पॉल क्ली की कला से किस आधुनिक भारतीय कलाकार की तुलना की जाती है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की तुलना पॉल क्ली की कला से किया जाती है। रेयोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो मन रे ने रेयोग्राफी का आविष्कार किया था। मोन्ताज पद्धति का आविष्कारक कौन था? तो ये है मैक्स अर्नस्ट। मैक्स अर्नस्ट ने मोन्ताज पद्धति का आविष्कार किया था। नरसर्ग का इतिहास नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया? तो ये थे मैक्स अर्नस्ट। मैक्स अर्नस्ट की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है नरसर्ग का इतिहास। फ्रोंताज पद्धति का आविष्कारक कौन था? तो ये थे मैक्स अर्नस्ट। मैक्स अर्नस्ट की जो पद्धति है उसका शीर्षक है फ्रोंताज पद्धति। धुआं चित्रण का आविष्कारक कौन है? तो ये है पालेन। पालेन ने धुआं चित्रण का आविष्कार किया था। फोटोमोटोज, फोटोग्राम, स्मोक पेंटिंग तथा डबल इमेज आदि तकनीकी किस कला में प्रयुक्त हुई? तो ये प्रयुक्त हुई थी अति यथार्थवाद में। अति यथार्थवाद में फोटोमोटेज, फोटोग्राम, स्मोक पेंटिंग तथा डबल इमेज आदि तकनीकी का प्रयोग हुआ था। प्रभाववाद तथा घनवाद के बाद सारे संसार में सबसे अधिक अनुकरण किसका हुआ? तो अति यथार्थवाद का अनुकरण प्रभाववाद तथा घनवाद के बाद पूरे संसार में किया गया था। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? तो ये है जॉन मीरो की। जॉन मीरो की जो कृति है उसका शीर्षक है चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? तो ये थे जॉन मीरो। जॉन मीरो ने एक भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत पर बनाया था जिसका शीर्षक था द वॉल ऑफ द मून। दादावाद या दादालिज्म। दादावाद का जन्म हुआ था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में दादावाद का जन्म हुआ था। दादावाद आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य। 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य दादावाद आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये चित्र बनाया गया है मार्सेल दुन्सा के द्वारा जिसका शीर्षक है जीने से उतरती हुई नग्नाकृतियाँ। कैनवास पर तेल माध्यम से इस चित्र को बनाया गया है। 1918 ईस्वी में दादावाद का पहला घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था वाल ने 1918 ईस्वी में। दादावाद के जनक थे दुन्सा तथा पिकाबियो। दुन्सा और पिकाबियो दोनों को ही दादावाद का जनक माना जाता है। दादावाद से संबंधित किसने अपनी पुस्तक एडवेंचर्स इन द आर्ट इनफॉर्मल चैप्टर्स ऑन द पेंटर्स लिखा? तो ये थे बोडेविले। बोडेविले ने दादावाद से संबंधित अपनी पुस्तक एडवेंचर्स इन द आर्ट इनफॉर्मल चैप्टर्स ऑन द पेंटर्स को लिखा था। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग दादा नाम से निबंध किसने लिखा? तो ये थे कवि मार्सडेन हार्टेल। कवि मार्सडेन हार्टेल ने द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग दादा नाम से एक निबंध लिखा था। निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार हैं? तो मैक्स अर्नस्ट जो हैं वो दादावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। घूमती कांच की तस्वीरें किसने चित्रित किया था? तो ये था मार्सेल दुन्सा का। मार्सेल दुन्सा का जो चित्र था उसका शीर्षक था घूमती कांच की तस्वीरें। मार्सेल दुन्सा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 28 जुलाई 1887 ईस्वी को ब्लेनविले क्रेबान फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। 18 जुलाई 1887 ईस्वी को ब्लेनविले क्रेबान फ्रांस में मार्सेल दुन्सा का जन्म हुआ था। किसने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे शीर्षक दिया था सेजान का पोर्ट्रेट? तो ये थे पिकाबियो। पिकाबियो ने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे शीर्षक दिया था सेजान का पोर्ट्रेट। ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है मार्सेल दुन्सा का। मार्सेल दुन्सा का जो प्रसिद्ध चित्र है उसका शीर्षक है ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू। काफी की चक्की तथा घूमते हुए शिल्प किसने बनाया था? तो ये बनाया था मार्सेल दुन्सा ने। मार्सेल दुन्सा ने जो कृति बनाई थी उनका शीर्षक है काफी की चक्की तथा घूमते हुए शिल्प। बाइसिकल व्हील मूर्ति बनाई गई थी मार्सेल दुन्सा के द्वारा। मार्सेल दुन्सा के द्वारा बाइसिकल व्हील मूर्ति बनाई गई थी। अब आता है फाओवाद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फाओविज्म। फाओवाद का जन्म हुआ था फ्रांस में। फाओवाद के जनक माने जाते हैं हेनरी मातिस। हेनरी मातिस को फाओवाद का जनक माना जाता है और फ्रांस में इसका जन्म हुआ था। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये हेनरी मातिस के द्वारा बनाया गया है जिसका शीर्षक है डांस। फाओवाद का मुख्य कलाकार था तो हेनरी मातिस को फाओवाद का मुख्य कलाकार के रूप में जाना जाता है। फाओवाद को प्रेरणा मिली गोंग की कला से।
गोंग की कला से फाववाद को प्रेरणा मिली थी। हेनरी मातिस 1869 से 1954 ईस्वी में किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे फावविज्म से। फावविज्म का जो समय है वो 1869 से 1954 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो जंगलवाद से मातिस संबंधित थे। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? तो फाववाद के अग्रणी मातिस को माना जाता है। हरी पट्टी किसका चित्र है? तो ये है हेनरी मातिस का। हेनरी मातिस का जो चित्र है उसका शीर्षक है हरी पट्टी। जॉय ऑफ लाइफ 1906 ईस्वी नामक ऑयल पेंटिंग किसकी है? तो ये है हेनरी मातिस की। हेनरी मातिस की जो पेंटिंग है जिसको 1906 ईस्वी में इन्होंने बनाया था, इसका शीर्षक है जॉय ऑफ लाइफ। मातिस का प्रसिद्ध चित्र डांस किस संग्रहालय में है? तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में मातिस का प्रसिद्ध चित्र डांस सुरक्षित है। ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग हैट वाली महिला 1905 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कैलिफोर्निया में सुरक्षित है, जिसके चित्रकार हैं हेनरी मातिस। हेनरी मातिस के द्वारा बनाया गया चित्र हैट वाली महिला 1905 ईस्वी में जिसको इन्होंने बनाया था, ये सेंट फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कैलिफोर्निया में सुरक्षित है। लाल चित्रकला कक्ष किसका है? तो ये है हेनरी मातिस का। हेनरी मातिस का जो चित्र है उसका शीर्षक है लाल चित्रकला कक्ष। जीवन का आनंद द जॉय ऑफ लाइफ वर्ष 1906 ईस्वी का बर्न फाउंडेशन फिलाडेल्फिया में सुरक्षित चित्र का चित्रकार है। तो ये है मातिस। मातिस जो है उनका जो चित्र है जीवन का आनंद, ये बर्न फाउंडेशन फिलाडेल्फिया में सुरक्षित है। पेपर कट के लिए प्रसिद्ध हैं तो हेनरी मातिस पेपर कट के लिए प्रसिद्ध हैं। काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां किस फाववादी कलाकार ने बनाई? रुआल्ट ने काली मोटी घिरी रेखाओं से आकृतियां बनाई थी। जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी मातिस के किस चित्र में है? तो भोजन की मेज शीर्षक के जो चित्र है उसमें जलते हुए रंगों जैसे शुद्ध प्रभाव हेनरी मातिस ने दर्शाया है। ब्लू न्यूड 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की थी? तो हेनरी मातिस ने ब्लू न्यूड की चित्रकारी की थी। वर्ष 1900 से 1904 ईस्वी के मध्य गुलाम द सर्फ नामक कांस्य मूर्ति किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मातिस ने। मातिस की जो मूर्ति थी गुलाम, इसको इन्होंने 1900 से 1904 ईस्वी के मध्य बनाया था। विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिपि आधारित शैली आदि के समन्वय से व्यक्तिगत शैली का विकास किसकी कला की विशेषता है? तो ये है ड्यूफी की। ड्यूफी की जो विशेषता है वो है विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिपि आधारित शैली आदि। आज का आपका वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।